हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, देन आपको पार्ट 2 वीडियो और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो हम अपना जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है टॉपिक, क्या था, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसमें कौन कौन से नॉर्म हमें फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट में ही लिखे होते हैं। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब इस डॉक्यूमेंट से ही होता है। ठीक है। अब देखिए, जो इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन। यूके में कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सके, बल्कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड डिसीजन की एक सीरीज है जिसको कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो इतने सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, थोड़े ही समय बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो जनता के बीच में पॉपुलर नहीं होते और जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वे पीपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होती है कि वो ये होती है कि वो जो जनता, वो नेता जो पीपल के बीच में पॉपुलर होगा और जिसके अंदर एबिलिटी होगी, वही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पीपल को उन पर होगा ट्रस्ट। अब हमारे इंडिया की ही बात ले लीजिए। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल जो हम कर रहे थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमारे जो नेता थे वो जनता के बीच में पॉपुलर थे, सारी की सारी जनता को उन पर विश्वास था। और मतलब नेता जितने भी हमारे जनता थे उनके हर एक क्लास से जाके इंटरेक्ट कर रहे थे, हर एक वर्ग से उनके क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनकी प्रॉब्लम पूछ रहे थे और देन सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ट्रस्टेबल और इतना सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर्स के द्वारा बनाया गया जिनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी कि वे पीपल्स की प्रॉब्लम को सुनकर उन्हें सॉल्व कर सके। अब देखिए, जब अगर हम बात करते हैं मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना स्टार्ट हो गया था? दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हो गया था। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? नवंबर 1949 में। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कब शुरू हो गया था? दिसंबर 1946 में। और लिखना कब बंद हो गया था? नवंबर 1949 में। यानी इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। और जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इम्पोज्ड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूर्ण विकास होता है एक रेफरेंडम के द्वारा। रेफरेंडम मतलब होता है जनता का मत। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कहीं पे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे इंडिया में रेफरेंडम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे इंडिया में एक पॉपुलर नेता के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिस पर जनता को पूरा का पूरा विश्वास था, पूरा का पूरा बिलीव था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा प्रोविज़न होता है जो मतलब पीपल को मानने के लिए बाध्य करता है कि नहीं, आपको ये मानना है तो मानना है। ठीक है। अब देखिए, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू अलोंग विद इट्स प्रोविज़न। कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क क्या होता है कि वो हर एक सोसाइटी में हर एक पर्सन को ये रीज़न देता है कि जो प्रोविज़न है उसको मानने के लिए कोई ना कोई कारण देता है। अब बताइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये प्रोविज़न हो कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करेगा। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है।
मेजॉरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो संख्या में ज़्यादा है। माइनॉरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जो संख्या में कम है। मेजॉरिटी में अभी हिंदू लोग संख्या में ज़्यादा है, माइनॉरिटी में जो संख्या में कम है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये माइनर में आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न आ गया कि जो माइनॉरिटी है वो कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को क्या करेंगे, ऑप्रेस करेंगे, यानी जो संख्या में ज़्यादा है वो लोग संख्या में कम लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। तो बताइए कि जो संख्या में कम लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से सेटिस्फाई होंगे, उनको मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को फॉलो करें। ठीक है, माइनॉरिटी इज़ नो रीज़न टू अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बल्कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे जिसमें मतलब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया हो। ठीक है, इक्वली उनको जस्टिस दिया गया हो। वो ऐसा कोई से प्रोविज़न को नहीं मानेंगे जिसमें उनके साथ अनजस्टिस हुआ हो। बात समझ में आपको आ रही होगी कि मैं किस प्रोविज़न की बात कर रही हूँ। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कौन सा प्रोविज़न देता है कि जो सोसाइटी में लोगों को मानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिजर्व किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम और इक्वालिटी हर एक पर्सन के लिए प्रिजर्व की गई है। तभी मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी की वजह से क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या सक्सीड होता है। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। Does the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to along with the broad outlines? इसमें बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कुछ ऐसे रीज़न देता है कि जो जनता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बुक में जब आप पढ़ लोगे आपके अंदर खुद ही एबिलिटी आ जाएगी, आप खुद बता दोगे कि मेरा आंसर क्या है, यस में है या नो में है। ठीक है, ऑफकोर्स आंसर यस में ही होगा। अब देखिए, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इक्वली पावर का डिवीज़न किया गया है। इक्वली पावर का क्यों डिवीज़न किया गया है? ताकि कोई भी लेजिस्लेटर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। अगर मानिए कि अगर मैंने लेजिस्लेटर को ज़्यादा पावर दे दी, अगर भाई गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटर को ज़्यादा पावर दे दी तो क्या होगा, लेजिस्लेटर तो अपनी मनमानी करेगी, वो तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर भी अपनी ही चलाएगी। तो इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सबवर्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा सबवर्ट। सबवर्ट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन नष्ट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव के पास भी ज़्यादा पावर आ गई तो वैसे भी फिर सबवर्ट हो जाएगा, जुडिशरी के साथ भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री में लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इक्वली पावर दिया गया है। अगर देखिए, लेजिस्लेटर अगर अपनी सीमा से, अपनी पावर की लिमिटेशन से बाहर जाए तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उन पर नज़र रख सकती है, उन पर रोक लगा सकती है और ये कह सकती है कि नहीं, आप अपनी पावर की लिमिटेशन से बाहर जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, वो उन्हें रोक सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा करे तो लेजिस्लेटर और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे, सेम जुडिशरी के साथ भी। ठीक है, बात समझ में आप सभी को आ रही होगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटे से ग्रुप के द्वारा भी सबवर्ट हो सकता है, क्योंकि क्या है, एक छोटा से छोटा ग्रुप भी ये चाहता है कि वो अपनी पावर को इन्हेंस करे, वो अपनी पावर को इन्हेंस करना चाहता है। इसलिए हमारी कंट्री में बहुत ही समझदारी से ये डिज़ाइन बनाया गया है, एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाया गया है कि ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अंडरस्टैंड? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या पावर का डिवीज़न किया गया है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड? अब देखिए,
जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritatives and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखिए फ्लेक्सिबल क्यों है कि ताकि जो हमारे आने वाले समय में चेंजेस होते रहे तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ बदलाव भी ला सके, क्योंकि क्या समय परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है, टाइम के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। जो चीज़ें चेंज हो रही है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम फीड कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो क्या है, वह टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशन क्या ब्रेक हो जाएगा। समझ में आई बात? कॉन्स्टिट्यूशन क्या ब्रेक हो जाएगा। अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड होगा तब भी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तब भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ क्या फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा रिजिड भी नहीं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम अपनी सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके, बल्कि वहाँ पर डिसीजन एंड सीरीज, डिसीजन की एक ऐसी सीरीज़ है जिसे हम कलेक्टिवली डॉक्यूमेंट कहते हैं। और वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी कंट्री के हैं? इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूएस का। अब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डिफेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो पॉपुलर नहीं होते। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ था? दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब बनकर कब तैयार हो गया? नवंबर 1949 में। अब के कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ प्रोविजंस देता है, कुछ मतलब रीजंस देता है जिससे हम उसकी बात को फॉलो कर सके। ठीक है, आज की वीडियो इतने ही फॉलो कर सके। हाँ, एक लास्ट टॉपिक रिकॉल करना रह गया था, ये था कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें क्या बैलेंस हमने लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हमने बहुत ही इक्वली अपने सारे के सारे पावर्स को डिवाइड किया है, ताकि सभी के सभी अपने लिमिटेशंस में रहे और कोई भी अपने पावर से बाहर ना जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही होना इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो जाएगा, वो समय के अनुसार चेंज नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मतलब पावर को अनलिमिटेड होने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों में ही बैलेंस बना के रखना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो आई होप बच्चे आप सभी को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको मेरी वीडियो एकदम ध्यान से देखनी है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जब थर्ड पार्ट होगा उसमें आपकी जो जितने लेसन्स हैं, जितने चैप्टर्स रह रहे हैं, अभी जितना रह रहा है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।